मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये एक नई सीरीज हमने शुरू की है जिसमें कि हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। इन सब बातों को हम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चर्चा करेंगे और किस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे स्वतंत्रता से पहले, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का रहेगा। और हर एग्जाम में, चाहे आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हो या मेंस दे रहे हो, यूपीएससी या एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी का या किसी भी अन्य एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो, तो आपको इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहली चीज तो ये कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि हमने देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान हमने उल्लेख किया था कि भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था ब्रिटिश शासन काल की घटनाओं का। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान वो कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे, कौन कौन से ब्रिटिश संसद ने कौन कौन से एक्ट पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया था, फिर जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसको कंट्रोल किया था, और उसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल यानी 1858 और उसके बाद जब डायरेक्टली कंट्रोल आ गया क्राउन का भारतीय शासन पर, तो किस तरह से वहां की पार्लियामेंट ने कानून बनाया और वो कैसे भारतीय शासन व्यवस्था, इंडियन गवर्निंग सिस्टम पर इंपैक्ट डालता रहा, इसके बारे में हम यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस सीरीज का ये पहला स्टेप है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां से लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट तक, यानी रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773, 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी और वो बाद में हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, इन पर हम एक संक्षिप्त चर्चा आपसे करेंगे। तो पहली चीज तो ये देखिए कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये तो एक व्यापारिक कंपनी थी। दिस वाज द ट्रेडर कंपनी, है ना। तो 1600 ईस्वी में जब ये भारत आए तो इनका मकसद सिर्फ इतना था कि ये भारत में व्यापार करें, ट्रेड करें और यहां से अर्न करके, यहां से पैसा कमा करके अपने देश को भेजें। शुरुआत उन्होंने ऐसी ही की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी केम इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स एंड उसके बाद ये हुआ, और वो जो ट्रेडर के रूप में आए तो उसके लिए भी उनको वहां की सरकार से परमिशन लेना पड़ा। और वहां की सरकार मतलब उस समय क्वीन एलिजाबेथ वन थी, यानी वही वहां की पूरी शासन व्यवस्था की प्रमुख थी। भले ही वो नाम मात्र की मानी जाती हैं, लेकिन वो जो ब्रिटिश शासन प्रणाली में क्राउन इज द सुप्रीम, तो उन्हीं के ऑर्डर जो थे जिसको चार्टर बोलते, यानी कि घोषणा, यानी कि वहां पर उस शासन व्यवस्था ने घोषणा की, एक चार्टर दिया, एक अधिकार दिया। चार्टर मतलब अधिकार, राइट दिया कि वो भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे एलिजाबेथ वन के दिए गए चार्टर से वो जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। और आप देखेंगे कि एक लंबे समय तक केवल और केवल वो व्यापारी के रूप में काम करते रहे। बीच में कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं हुई, छोटे मोटे युद्ध भी हुए, वो सब घटनाओं के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम उसको ज्यादा जिक्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिस्ट्री के टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो वो ये टॉपिक जो है वहां पर भी थोड़ी चर्चा में आएगी। यहाँ पर हम सीधे चलते हैं। देखिए 165 साल के समय के अंतराल के बाद 165 इयर्स गैप क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी का अधिकार मतलब राइट ओवर रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस, यानी कि कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, एक घटना घटती है और उस घटना के बाद उनको रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करना
और साथ ही साथ उससे संबंधित जस्टिस यानी न्याय प्रदान करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, अब उसका प्रभाव शासन यानी कि रूलिंग सिस्टम में आने लगा था। ये शुरुआत होती है। और देखिए, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। ये बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी युद्ध के बाद, और बक्सर का युद्ध मतलब 1764, 1764, आप लोगों को याद होगा, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने। तो इस युद्ध में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और भारतीय जो 3 राजा थे भारत के संदर्भ में, एक तो देखिए ये मीर की कासिम बंगाल के, इसके अलावा सुजाउद्दौला अवध के, और ये शाह आलम द्वितीय जो है ये है मुगल एम्परर। ये तीनों ही जो है एक सम्मिलित रूप से प्रयास करते हैं हेक्टर मुनरो को पराजित करने के लिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से इनके शासन में दखल दे रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से इनकी शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रही थी, उससे ये लोग नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो इन तीनों ने मिल करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन ये एकजुट रह नहीं पाए। वही करप्शन, जो मैंने करप्शन के टॉपिक में आप लोगों को काफी विस्तृत रूप से भी बताया है कि भारत में हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से करप्शन के बीज मौजूद थे। तो ये एकजुट रह नहीं पाए, और इसमें से जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने कुछ लोभ दिखा करके, कुछ लाभ दिखा करके इनमें से कुछ शासकों को अपनी तरफ कर लिया। परिणाम ये हुआ कि बक्सर का युद्ध कुछ ही समय में खत्म हो गया, और पूरी की पूरी जो इनकी जो छवि थी, इनका जो प्रभाव था, अब ये न तो शाह आलम का बचा, न मीर कासिम का बचा, न सुजाउद्दौला का बचा। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था की शुरुआत। तो यहां पर होता यह है कि इनको एक दीवानी मिल जाती है। 1765 में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये दे देते हैं कंपनी को दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार और जस्टिस करने का, छोटे स्थानीय स्तर पर जस्टिस करने का अधिकार। तो इसका मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी में उनका हस्तक्षेप हो गया, कानून के इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो गया, और साथ ही साथ जो राजा हार चुके थे तो उनकी पॉलिसीज पर भी उनका इंपैक्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो 1765 का वर्ष था जिसमें कि ये समझौता हुआ था शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इससे जो दीवानी अधिकार मिला, उस दीवानी अधिकार का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी घटना होती है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जिसका इंपैक्ट जो है आगे पड़ेगा। और कुछ बिंदु देखते हैं इसकी शुरुआत में। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC स्टार्टेड इट्स पावर एज ए टेरिटोरियल पावर। अब क्या हुआ, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक ट्रेडर कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, और अब क्या हो गया, उसने अपने पावर को बढ़ा के एक टेरिटोरियल पावर बन गया। मतलब जैसे उनका बंगाल में उनका प्रभाव दिखने लगा, उनका प्रभाव जो है बंबई प्रेसिडेंसी में दिखने लगा, उनका प्रभाव जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में दिखने लगा। टेरिटोरियल पावर हो गए, मतलब एक टेरिटरी पर उनका अधिकार दिखाई पड़ने लगा और वो ताकतवर होने लगे। और ये सब व्यवस्था चलती रही। इन 1858 जब सिपाही म्यूटिनी हुआ, यानी कि जब सिपाही विद्रोह हुआ, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो हिस्ट्री का टॉपिक है, तो वहां पर भी अब वहां तक जाते जाते जो ब्रिटिश क्राउन है, British Crown assumed direct responsibility for the governance of India, and this continued up to 1947 अगस्त 15। अब देखिए होता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर प्रभाव बनाना शुरू किया। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उनका कंट्रोल बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार जो थी वो इस बात को देख रही थी। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी,
वहां के क्राउन ने यानी कि वहां की सरकार ने भारतीय प्रशासन पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाते गए और ये तब तक जारी रहा जब 15 अगस्त 1947 तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। तो ये पूरी घटनाक्रम आएगा अभी आगे जब हम अलग अलग एक्ट आपको बताएंगे, उसमें ये सब बातों का जिक्र होगा। यहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी कि आखिर हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहां आपको पता चल गया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ा, बक्सर के युद्ध में उन्हें सफलता मिली, फिर 1858 का जो संघर्ष हुआ उसके बाद जो है फिर परिस्थिति बदली और पूरा का पूरा पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार के पास चला गया और ब्रिटिश सरकार ने 1947 तक भारत में अपना नियंत्रण बनाए रखा, 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन इस बीच में होता यह है कि ये जब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा और ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आने लगा कि भारत में काफी लाभ है हमारी कंपनी को और प्रशासन पर भी हमारा नियंत्रण बढ़ रहा है, तो उन्होंने बीच बीच में कभी चार्टर एक्ट के माध्यम से, तो कभी काउंसिल एक्ट के माध्यम से और कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से नई नई चीजें यानी प्रशासनिक प्रणाली को प्रभावित किया अलग अलग। अब ये तीन चीजें मैंने यहां पर बोला, चार्टर एक्ट मतलब ये घोषणा पत्र हो गया, अधिकार पत्र हो गया जो कंपनी को 20-20 साल में दिया जाता था, 20-20 ईयर्स में। तो इसीलिए आप देखेंगे ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में आया, फिर 1793 में आया एक एक्ट, फिर 1813 में आया, फिर उसके बाद जो है 1833 में आया, फिर 1853 में आया। तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट आते गया। फिर जैसे 1858 आता है तो 1858 वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहता है और उसके बाद 2-3 एक्ट आते हैं जिसको बोलते हैं काउंसिल एक्ट, दैट इज कॉल्ड द काउंसिल एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है और काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है 1861 में और 1892 में। इसके अलावा जो देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है बहुत सारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आएगा 1919, 1935 और 1947। तो इस तरह से भारत में ये जो एक्ट वाली जो प्रणाली है ये ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। अब यहां पर यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन एक्ट में जो बातें थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर इफेक्ट डालता है। अब जैसे कि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करेंगे तो आप सीधे रेगुलेटिंग एक्ट पर हम चलते हैं तो देखिए क्या होता है कि 1773 में यह एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट केम इन द ईयर 1773, 1773 में आता है। तो पहली चीज तो यही याद रखिए 1773 में आता है। This was the first step taken by British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। ये पहला वो एक्ट है, ये पहला वो प्रावधान है, फर्स्ट स्टेप यानी पहला वो स्टेप था जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का और साथ ही साथ उनको जो है कंट्रोल करने का प्रयास जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने की शुरुआत हो जाती है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। नाम ही है उसका रेगुलेटिंग, यानी कि रेगुलेट करने वाला। किसको रेगुलेट करने वाला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाला। कौन रेगुलेट कर रहा है? तो ब्रिटिश सरकार रेगुलेट कर रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी ना, वो तो केवल अपना व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापार करते करते भारतीय परिस्थितियों में वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्वॉल्व हो गई और धीरे धीरे यह हालत हो गई कि वो यहाँ की सत्ता में उसका नियंत्रण बढ़ गया। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि हमारी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सत्ता पर, वहां के पावर पर नियंत्रण कर रही है और वहां पर शासन चलाने में भागीदारी कर रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ नए नए एक्ट बना के, नए नए कानून बना करके वहां के पार्लियामेंट से उनको रेगुलेट भी किया और उनकी मदद भी की। तो यही शुरू हो जाता है यहां से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे एक्ट जो मैंने अभी आपको बताए
उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने ये जो आपको नॉलेज है जो यहाँ से आप गेन कर रहे हैं इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि ये हमारे लिए जो है मोटिवेशनल होगा। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे ये जो सिस्टम था रेगुलेटिंग एक्ट का, उसके माध्यम से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी बात ये हो गई कि रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईआईसी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को पहली बार इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, पहली बार फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया कि भाई आप जो है भारत में जो है जो व्यवस्था है, जो कंट्रोल है वो तो हम करेंगे ही, यानी कि ब्रिटिश सरकार उन कंपनी को कंट्रोल करेगी और सपोर्ट भी देगी, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव भागीदारी कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल भागीदारी भारत में कर रहे हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उसे मान्यता दी थी, रिकॉग्नाइज कर दिया। यह संभव हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। दिस वाज पॉसिबल थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड। फिर क्या होता है कि ये जो घटना होती है, यानी जो हमारी जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये पहला वो प्रयास है, क्योंकि भारत जो था वो तो छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत मतलब छोटे छोटे क्षेत्र थे जिनका एक राजा होता था। कोई अवध का क्षेत्र था, कोई बंगाल का क्षेत्र था, कोई मैसूर का क्षेत्र था। इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो उन क्षेत्रों में पहली बार जो एक कॉन्सेप्ट आया सेंट्रलाइजेशन का, कि केंद्रीकृत रूप से एक जगह एक प्रमुख रहेंगे और वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी भारत के पूरे हिस्से पर ब्रिटिश सरकार का या ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक इनिशिएशन हुआ, एक शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई? तो देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, जो गवर्नर थे बंगाल को, उनको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जो उनकी मदद करें, ऐसे लोगों को रखा गया। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और जो बंगाल के गवर्नर थे, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड द गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल का मतलब क्या हुआ? तो ऐसे वो पहले जो गवर्नर थे, फर्स्ट सच गवर्नर वाज, ऐसे पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनते ही देखिए उनका पावर बढ़ गया। और अब ये हो गया कि जो गवर्नर जनरल होते थे ये मतलब बंगाल के थे, पहले तो खाली सिर्फ गवर्नर कहते थे उनको, अब उनको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। तो अब जनरल हो गए, तो भाई इसका मतलब और भी जो प्रेसिडेंसी थी, और भी जो क्षेत्र थे, उसके जो गवर्नर थे वो इनके अंडर में आ गए। तो क्या हुआ? द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हुआ ये कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को ऑर्डर दे सकते थे, उनको बता सकते थे, उनको गाइड कर सकते थे, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को रिपोर्ट करना पड़ता था। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो गवर्नर जनरल का पावर बढ़ गया और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी किसको आ गई? अंतिम जिम्मेदारी, द लास्ट। और अगर ब्रिटिश सरकार को कुछ बात करनी होती थी तो वो किससे बात करेंगे? वो गवर्नर जनरल से करेंगे। तो अब देखिए
ये एक तरह का एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक नींव बन गया है। ये मतलब एक किसी को प्रमुख बना दिया और उस प्रमुख हेड के जरिए जो है बाकी जो उसके अंडर के जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से ये एक नया सिस्टम शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार के माध्यम से, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने आप को इंप्रूव कर लिया। मतलब जैसे 3 प्रेसिडेंसी है, मान लीजिए यहाँ बंगाल की प्रेसिडेंसी है, ये मान लीजिए मद्रास की प्रेसिडेंसी है, और ये बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है। तो देखिए ये क्या हो जाता है कि अब ये मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर और ये देखिए बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के गवर्नर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? बंगाल के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। और बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल कहेंगे। तो ये तो गवर्नर रहे और ये भी गवर्नर रहे और ये बन गए गवर्नर जनरल। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से ये बंगाल के जो ये गवर्नर जनरल हो गए। तो ये काम क्या करेंगे? ये इनको जहां जरूरत होगी, अगर ब्रिटिश क्राउन को कुछ पूछना है या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड है या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो सीधे बात करेंगे गवर्नर जनरल से। तो इस तरह से भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई जिसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत थी। जैसे आज भी हम क्या होता है, हमारे देश में 2 तरह की व्यवस्था है, एक राज्य की व्यवस्था स्टेट और एक सेंटर। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, केंद्र क्या करता है? सारे राज्यों को जहां जरूरत पड़ती है उन राज्यों को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन है, इसके अलावा जैसे रेलवेज है, जैसे फाइनेंस के बहुत से मैटर होते हैं, डिफेंस के बहुत से मैटर होते हैं। ऐसे मैटर्स को सेंट्रलाइज रखा जाता है, केंद्रीकृत रखा जाता है, जो जरूरी विषय होते हैं। तो वो जो सिस्टम आज भी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने यहां से सीख थोड़ी बहुत तो जरूरी ली होगी, क्योंकि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव है ये यहां से दिखाई पड़ती है। और एक बड़ा कदम हुआ, ये एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इन 1774, कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, 3 जज और एक चीफ जस्टिस के साथ कलकत्ता में 1774 में, ईयर जरूर याद रखना है, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इस तरह से भारत में न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम को भी डेवलप करने का प्रयास इस समय में किया गया। अब यहां पर एक और नई चीज होती है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन एनी प्राइवेट ट्रेड। क्योंकि हो क्या गया था कि ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा करप्ट होते जा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे कि सुविधाओं के लिए वो जो भारतीय राजाओं से वो बहुत सारी सुविधाएं हासिल करते थे, रिश्वत लेते थे, इसके अलावा उनको बहुत ये सब जो चीजें हैं जैसे अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे लाभ कमाने के लिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं जब वो भारत में आएंगे तो अपना निजी ट्रेड नहीं करेंगे, अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। अब देखिए इसका इंपैक्ट आज भी हमारे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे 4th पेपर में जाएंगे तो एक जगह हमने कोड ऑफ कंडक्ट इस टॉपिक पर भी दिया है, आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। हाँ 4th पेपर है लेकिन वो MPPSC और UPSC या जहां पर भी एथिक्स का पेपर होता है उसमें आता है। तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो भी मिलेगा कि आप वहां पर 4th पेपर के उस टॉपिक में जाइए, कंडक्ट वाला जो है सिविल सर्वेंट कंडक्ट, वहां पे हमने बताया है कि प्राइवेट ट्रेड करना आज भी मना है। यानी अगर आप लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि निजी व्यापार करने के पीछे ये मान्यता थी कि इससे करप्शन बढ़ता है और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है पब्लिक सर्वेंट की वो कम हो जाती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखिए उस टाइम में यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये चीज लाने की कोशिश की, तो प्राइवेट ट्रेड को भी जो है उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये भी एक चेंज आया रेगुलेटिंग एक्ट से।
फिर और चीज देखिए, रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू बी रिपोर्टेड बाय कंपनी अबाउट रेवेन्यू, सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई हमें कंपनी को कंट्रोल में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम तो ब्रिटिश सरकार के उन चार्टर यानी उन घोषणाओं और उन अधिकारों के कारण ही कर पा रहे थे। तो इसीलिए, और इनका जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी होता था, गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बताएंगे आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सब कैसे अलग अलग हो जाता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो उन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी महोदय, आप जो कुछ भी काम करते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल यानी नागरिक के काम से रिलेटेड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड, ये सब जानकारी हमको चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, इंडिया में कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो सबसे ऊंची जो बॉडी थी, जो हाईएस्ट पीक पर जो संस्था मौजूद थी, उसने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही है भारत में, उस सब के बारे में हमें जानकारी चाहिए। वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो इस तरह से ये कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। और फिर साथ ही साथ देखिए, अब जब ये सब बातें हो गई तो अब क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीजें हमारे सामने आ गई। इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर भी पड़ा है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ा है। जैसे एक तो देखिए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का हमारे देश में सिस्टम है, जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है ना, चीफ जस्टिस वाला सिस्टम है। ये अलग बात है कि इतने सालों में, अब ये 1773 की बात है और हम लोग स्वतंत्र हुए हैं 1947 में, तो इतने सालों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ गए। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे चार्टर एक्ट आए, काउंसिल एक्ट आए, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए। तो इन सारे एक्ट के माध्यम से बहुत से बदलाव आए, लेकिन बीज यानी कि सीड यानी कहीं ना कहीं उसका जो एक रूट है वो देखिए यहां से बन गया। तो यही चीज बताना चाहते हैं, इस टॉपिक का नाम ही यही है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए यहां पर ये पृष्ठभूमि निकल के आया कि ये हमने सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरी एक चीज जो बताया मैंने, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन एनी प्राइवेट ट्रेड, ये चीज आप देख लीजिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो आज भी हम बनाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए या किसी भी अन्य सर्विसेज के लिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी रहता है कि भाई आप लोक सेवक हैं तो आप अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोक सेवक होने के नाते आपकी एफिशिएंसी पर इंपैक्ट पड़े या किसी करप्शन में आप इन्वॉल्व हो जाए। तो इसीलिए ये सब व्यवस्था इन्होंने की थी। तो अब यहां पर ये एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, और दूसरी बात आपने देख लिया कि भाई ये प्राइवेट ट्रेड पर भी रोक लगा दिया इन्होंने। तीसरी बात, एक और चीज जो यहाँ पर आपने देखा कि कंट्रोल रखने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है उन्होंने भी एक लेटर इशू किया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं इंडिया में इसकी रिपोर्ट हमें किया करिए। एक और महत्वपूर्ण बात, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत उनको महसूस हुई कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हर गवर्नर से बात नहीं करेंगे, एक ऐसा गवर्नर जो सबको कंट्रोल रखे उससे हम बात करेंगे। तो वो देखिए गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या किया था इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उनको बना दिया, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बना दिया गवर्नर जनरल, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को उनके अंडर कर दिया। अब चूंकि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के पास काम बढ़ गया तो उनकी मदद के लिए देखिए आप क्या बना दिया उन्होंने, 4 मेंबर की एक काउंसिल भी बना दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो उनको अलग अलग मुद्दों पर सलाह दे सके और उन्हें बता सके। आगे जाकर के यही काउंसिल जो है ये बढ़ता चला जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आगे अभी यहां पर नहीं बता पाएंगे, आगे धीरे धीरे जब अलग अलग एक्ट में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा वो भी और क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया जो आज भी हमारे देश में मौजूद है। तभी हमारे संविधान में देखिए सेंट्रल जो है केंद्रीय
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और एक तीसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें सीखने को इन सब जगहों से मिलता है। इसके अलावा एक चीज भी देखने वाली बात है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार जो है भारत में आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो काम कर रही है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर होना चाहिए, जिससे कि वो जो भी काम करें वो एक नियंत्रित वे में करें और वो लंबे समय तक काम करते रहे। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा, झगड़े होंगे, विवाद बढ़ेंगे और वो बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको कंट्रोल करके ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, भारत पर अपनी निगरानी और नियंत्रण को बढ़ा लिया। डायरेक्टली नहीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो कंट्रोल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा उनका। तो इस तरह से ये भी एक यहाँ पर देखने वाली बात है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो देखिए शुरुआत तो उन्होंने एक व्यापारी के रूप में की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका महत्व जो है इस तरह से बढ़ता गया और भारतीय परिस्थितियों ने उनको मौका दिया कि वो रेवेन्यू और जस्टिस जो सिस्टम था उस पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और इसका सबसे बड़ा मौका उन्हें मिला बक्सर के युद्ध यानी कि बक्सर वार 1764 के बाद, जबकि हेक्टर मुनरो और ये जो एक सम्मिलित सेना थी मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम की, जब हेक्टर मुनरो ने जब इनको बक्सर के युद्ध में पराजित किया तो उसके तुरंत बाद एक समझौता हुआ शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और उससे उनको दीवानी मिली। दीवानी का मतलब ये हुआ कि उन्हें टैक्स वसूलने का और टैक्स वसूलने के साथ साथ उनको थोड़ी जस्टिस करने का भी राइट मिल गया। अब देखिए, अब टैक्स वसूलने का अधिकार किसे देते हैं? आज भारत में टैक्स कौन वसूलता है? भारत सरकार वसूलती है। अगर इनकम टैक्स है या अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वसूलती है। क्या हर कोई भी टैक्स वसूल लेगा? ऐसा तो नहीं है, वो तो गलत होगा अगर कोई दूसरा टैक्स वसूलेगा तो। कुछ टैक्स हैं जो राज्य सरकार लगाती है, कुछ टैक्स हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती है, वो सब वित्तीय प्रशासन का हिस्सा है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो टैक्स वसूलना मतलब एक बहुत बड़ा भाग होता है सरकार का गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स का कलेक्शन होता है। तो इसका ये देखिए हालत ये हो गई कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी ये जो समझौता हुआ इससे टैक्स वसूलने का अधिकार हो गया। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो है इनकी पॉलिटिकल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया। तो इस कारण से ये हुआ कि भारत में जो अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट आया हो या पिट्स इंडिया एक्ट आया हो या फिर उसके बाद 1793 का एक्ट आया हो, ये सब चार्टर एक्ट थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और साथ ही साथ काउंसिल एक्ट, इन सब ने भारतीय संविधान को प्रभावित किया। और संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनने की प्रक्रिया हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ, इसकी डिमांड तो बहुत पहले से ही आ रही थी कि भारत को संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। 1934 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी एमएन रॉय ने, जो एक एक्टिविस्ट थे, कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने एक बहुत जोरदार ढंग से जो है इन्होंने डिमांड की कि भाई भारत को अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये मैं आपको इस रेफरेंस से बता रहा हूं कि संविधान बनने की प्रक्रिया में इन सब चीजों का इंपैक्ट कैसे आता है। तो देखिए, जब इन्होंने डिमांड की 1934 में, तो 1946 में जाकर के क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो उनके सामने क्या था, उदाहरण के लिए क्या था, तो उनके सामने जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो चार्टर एक्ट आए, जो काउंसिल एक्ट आए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, यहां तक कि 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया वो उनके सामने था। तो उनसे भी हमारी जो संविधान सभा के लोग थे और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनसे जो बातें हमने सीखी, वही जो सीख है वही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज मैंने आपको बताया किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मूल रूप से बताया
बताया है आपको। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान आए उसको मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया है। 2 चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा, एक तो गवर्नर जो बंगाल के थे वो गवर्नर जनरल बन गए, और ऐसे गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात ये थी कि बंगाल में खासकर कलकत्ता में जो है 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और उस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे, ये कभी कभी एग्जाम में आपको काम आ जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको हमने इस टॉपिक के अंतर्गत ये भी बताने का प्रयास किया कि इस एक्ट में थोड़ी सी कमी थी, तो उस कमी को दूर किया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, जो कि 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कभी कभी मैच द कॉलम में आ जाता है ये क्वेश्चन। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो 1781 में आया, और थोड़ी कमी थी तो उसको पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में दूर करने का प्रयास किया। तो 2 ऐसे एक्ट थे, एक 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने की कोशिश की गई थी इसमें, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, और साथ ही साथ उसके आगे के तमाम जो चार्टर एक्ट आए 1793, 1813 और 1833, अगली क्लास में आपसे चर्चा होगी। और आपने क्लास को अटेंड किया, ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।